श्री रामफल जी सरपंच पायल, श्री राम जी सरपंच रावत खेड़ा, श्री मुकेश कुमार जी सरपंच डाया, संजीव कुमार जी सरपंच बाड़िया जाटान, आदरणीय सत्ता जी पूर्व चेयरमैन, श्री राजवीर सिंह जी सरपंच बाड़िया ब्राह्मणा, श्री रमेश कुमार जी सरपंच चारनौत, श्री विजेंद्र सिंह जी सरपंच भरी, श्री राजकुमार जी सरपंच धाईमा, श्री ओम प्रकाश जी सरपंच कैमरी, श्री रामनिवास गुजारा जी सरपंच भोजराज, शीला देवी जी स्वयं सहायता समूह के 17 ग्रुपों के प्रधान और आदरणीय श्री रणवीर सिंह जी एडवोकेट सरपंच बुरे। कार्यक्रम में उपस्थित अनेक महानुभाव जिनको मैं अपने बीच में देख रहा हूं, मेरे बहुत ही सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच और पंच, जनप्रतिनिधि साहिबान, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार, कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की इस पावन धरा को, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर झुका करके नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। वास्तव में मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने गांव में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए, आप सबके दर्शन करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। और जिस जोश खरोश के साथ, जिस प्रेम की गर्मी के साथ, गर्माहट के साथ आपने स्वागत किया, मैं सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से लैंड किया था। मैं समझ रहा था, मैंने कहा सर्दी धुंध का किस प्रकार का वातावरण होगा, मेरी कल्पना में नहीं था, लेकिन मैंने कहा कार्यक्रम तय है, मैं सबके बीच में समय पर जरूर पहुंचूंगा। लेकिन आपके प्यार ने वो सारी थकान उतार दी और पूरा एकदम तरोताजा बना करके एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है। मैं कोई राजनीतिक खानदान का विरासत लेकर के चलने वाला राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं कोई राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं जो हरियाणा की रवायत रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आमतौर पर हम ये मानते हैं मैं कोई न कोई राजनीतिक कुंबों में पैदा होकर के और विधायक और सांसद और इस प्रकार की राजनीति करने के लिए चले आए होंगे। मैं तो सामान्य से किसान परिवार के अंदर अपने पूज्य पिताजी के परिश्रम और मेहनत से उन्होंने काम धंधे भी खड़े किए और हम 6 भाइयों में से 3 भाई फौज के अंदर गए और मैं तो एक सैनिक के नाते अपने जीवन की शुरुआत करता हुआ आर्मी में सेवा करने के बाद धीरे धीरे समाज के बीच में काम करता हुआ आपके आशीर्वाद से मुझे राजनीति के अंदर आपने सहयोग समर्थन दिया, कृपा करी कि नारनौंद हल्के की जनता ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का मौका मुझे पार्टी के हमारे नेतृत्व ने दिया, मनोहर लाल जी ने दिया, मोदी जी ने दिया, अमित शाह जी ने दिया, नड्डा जी ने दिया, और जिसके कारण से जो कुछ काम कर पाया उस काम के कारण से जो प्यार और आशीर्वाद मिलता है उसकी बदौलत आपके बीच में आकर के फिर खड़ा हूं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य आपने पढ़ा होगा कि विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए हम आए। आज विकसित भारत का संकल्प लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी, या आज ही क्यों विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है? देश को आजाद हुए 77वां साल चल रहा है। भारत के गणतंत्र का 75वां गणतंत्र दिवस आज से 2 दिन पहले हमने दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को मनाने का काम किया है। लेकिन विकसित भारत का संकल्प आज हम ले रहे हैं 75 साल के बाद, 77 साल की आजादी के बाद। ये नया हौसला, ये नया आत्मविश्वास, नया भरोसा, नया यकीन आज की वर्तमान पीढ़ी के अंदर आज जागा है। क्या मेरा भारतवर्ष, जब ये बच्चे बड़े हों, जब इन बच्चों के हाथों में हिंदुस्तान के जिम्मेदारी इनके कंधों पर आए, तो मेरा देश पिछड़ा नहीं रहना चाहिए, मेरे देश में गरीबी नहीं रहनी चाहिए, मेरे देश में कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, मेरा देश दुनिया के अंदर सर उठा करके जीने वाला देश होना चाहिए और दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में
भारतवर्ष खड़ा होना चाहिए। हम सबको ये हौसला कब मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, क्या कारण है? 2014 से पहले मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करता था। रोज रात को टेलीविजन के ऊपर चर्चा और बहस हुआ करती थी और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी बातचीत करने का मौका मिलता था। और मैं अमेरिका के विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाता था, 3 साल मुझे अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, तो वहां लोग पूछते थे, देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, 10 साल से उनकी सरकार थी, लेकिन लोग सवाल पूछते थे कि 2G का घोटाला क्या है? क्या आपका देश में ऐसी कैसी सरकारें लोकतंत्र के आधार पर लोग चुन देते हैं कि वो सरकार देश में हो, प्रदेश में हो, बनकर के कोई जमीन के घोटाले करने का काम करते हैं, कोई आसमान की 2G के स्पेक्ट्रम की जो ये मोबाइल की फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर भी घोटाला कर देते हैं। जो देश में पूरी दुनिया के खेल का आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम्स का अवसर मिले, उसमें 76,000 करोड़ का घोटाला कर देते हैं। बड़े 2 लाख करोड़ रुपए का कोयले के खानों के आवंटन के अंदर घोटाला कर देते हैं। और उस सरकार ने तो हद ये कर दी कि कारगिल के शहीदों के नाम मुंबई के तट पर आदर्श नाम की एक सोसाइटी बनी थी, उसके अंदर फ्लैट दिए जाने थे देश के शहीदों के परिवारों को। तत्कालीन यूपीए की सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के परिवार से लेकर के अनेकों केंद्र के कांग्रेस के नेताओं के परिवारों को उस आदर्श सोसाइटी के अंदर फ्लैट देने का काम किया, देश के शहीदों के परिवारों को नहीं किया। ताज्जुब होता था कि भारत आजाद भी है कि नहीं। 2014 में भारत की आजादी के 70 साल से करीब का कालखंड बीत चुका था, लेकिन देश की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवार वो कुंडली मार करके बैठे हुए। उन परिवारों के अंदर चाहे वो देश की दिल्ली राजधानी हो और चाहे कई राज्यों के अंदर ऐसी परिवारवादी पार्टियां थी जो अपने अपने राज्यों के अंदर दादा लाई राजनीति करती थी और उनका काम केवल यह था कि लोकतंत्र को समाप्त करके कुलतंत्र को मजबूत करते थे, लोकशाही को समाप्त करके राजशाही को मजबूत करते थे, जनतंत्र को समाप्त करके अपने वंशतंत्र को बढ़ाने का काम करते थे। और जब लोगों को वोट देने की बात आ जाए तो लोगों को कभी जात पात में आपस में लड़ा देते थे, कभी मत पंथ संप्रदाय भाषा की लड़ाई आपस में करवा देते थे, कभी उत्तर और दक्षिण की लड़ाई करवा देते थे ताकि लोगों की आंखें मिच जाएं, कभी ऊंच और नीच की लड़ाई करवा देते थे, कभी गांव और शहर की लड़ाई करवा देते थे। उनके परिवारों की राजनीति जिंदा रही, उनके परिवार फलते फूलते रहे, मजबूत होते रहे और मेरे देश का किसान और मजदूर कमजोर होता चला गया, कमजोर होता चला गया। भारत में निराशा का माहौल था। भाई संजीव जी ने बताया कि किस प्रकार से देश के अंदर एक जो नीति का, जो सरकार का काम नीतियां बनाने का होता है, नीतियां का पंगुपन। अंग्रेजी अखबार लिखा करते थे कि देश में पॉलिसी का पैरालिसिस हो गया है, अदरंग लग गया है नीति बनाने वालों को। ऐसा वातावरण देश में था। भला हो 2014 में भारत के तत्कालीन जनता, देश के मालिकों का कि उनका विवेक जागा, उन्होंने देश की राजनीति से लोकतंत्र में इस लोकसभा के चुनाव में 2014 में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन करने का काम किया कि जात पात को परास्त किया, मत पंथ भाषा प्रांत संप्रदाय भाषा और मजहब की राजनीति को समाप्त किया, परिवारवाद को समाप्त किया और सामान्य गांव गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो 2014 से लेकर के आज तक 9 साल से ऊपर समय, 10वां साल पूरा होने जा रहा है। उस ऋषि ने, उस तपस्वी ने एक छुट्टी नहीं ली। देश की जनता के लिए रात दिन काम करते करते कोई परिवार नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं,
100 साल की मां भी एक छोटे से फ्लैट में रह करके जीवन पूरा करके चली गई। उस महान तपस्वी ने इस देश के विकास के नए पैमाने तय कर दिए। दुनिया का सबसे आगे बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश बनाने का काम कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने नहीं किया, एक सामान्य गांव में पैदा हुए एक नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और उन्होंने को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके भारत के विकास का नक्शा नहीं खींचा। उन्होंने तय किया कि अगर भारत को विकसित बनाना है, भारत को खुशहाल बनाना है, तो जो कवि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता वो खेत और खलियान से होकर के गुजरता है। मोदी जी ने वो संकल्प लेकर के इस देश का किसान और मजदूर खुशहाल होगा, तो उन्होंने एक आम आदमी के जीवन में आने वाली तकलीफों के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने काम किया, हर गांव में, हर देश के हर परिवार में हमारी माताओं बहनों की आंखों से चूल्हे के धुएं के आंसुओं को पोंछने का काम किया। उन्होंने फैसला किया, अपनी मां को उन्होंने बचपन में देखा था चूल्हे पर रोटी पोती हुई, और जब हमने भी बचपन में खूब देखा है, आज भी देख लेते हैं। आज तो देखते हैं जब शौकिया होता है ना कि बाजरे का रोट से सेकना है तो चूल्हे की रोटी पोलो, लेकिन पहले तो रूटीन में देखते थे, जब वो फूकनी की फूक मारा करते थे और धुआं उठा करता था तो आंखों में आंसू आया करते थे। मोदी जी को याद थे, मोदी जी ने हिंदुस्तान की माओं की आंखों से वो आंसू पोंछने का काम किया, हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। बताओ, ये दर्द कोई और समझ सकता था? कोई इटली के संस्कार में पैदा हुआ कोई इस दर्द को जान सकता था? कोई दिल्ली में सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ इस तकलीफ को समझ सकता था? कोई राजनीतिक खानदानों की विरासत की राजनीति करने वाला सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए युवराज ये काम कभी कर सकते थे क्या? मोदी जी ने देश की माताओं बहनों की, गांव के अंदर रोजमर्रा की अपनी दिनचर्या की जलालत को देखा था कि उनको अपनी दिनचर्या निभाने के लिए सुबह शाम जब उनको गांव के बीच से होकर के गुजरना पड़ता था और जंगल पानी के बाहर जाना पड़ता था, उस जलालत को मिटाने का काम भी मोदी जी ने किया कि हिंदुस्तान के हर घर में शौचालय बनवाने की सोच भी मोदी जी की थी। मुझे याद है देश की संसद में मोदी जी का मजाक उड़ाया गया था। मोदी जी को कहा था कि ये क्या प्रधानमंत्री बनकर के भी शौचालय की बातें करते हो? मोदी जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री बना हूं देश की जनता की कृपा से, और मैं प्रधानमंत्री बनकर के देश की जनता की समस्या को मिटाने की बात करूंगा, मैं तुम्हारे कहने से चलने वाला नहीं। देश के जवानों का जो हौसला बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। आप और हम होली और दिवाली मनाते हैं, हम 2 दिन पहले अपनी छुट्टी लेकर के घर में आकर अपने त्योहार मनाते हैं। आप और हम अपने त्योहार अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन मोदी जी ने आज तक अपने जीवन के अंदर, जब से वो सरकार में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 10वां साल है, अगर होली और दिवाली मनाई तो देश के सिपाहियों के बीच में जाकर के बनाई, देश के सैनिकों के बीच में जाकर के बनाई। उन्होंने कहा यही मेरा परिवार है। कभी सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में, कभी रेगिस्तान के तपते, उन्होंने कभी पूर्वोत्तर में जाकर के सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए अपना परिवार और देश के सैनिकों को मोदी जी ने जो हौसला दिया। मैं एक सैनिक हूं, मैंने बताया कि 3 सगे भाई हम फौज में थे, सैनिकों की तकलीफ को हम समझते और जानते थे। एक सैनिक अपने देश के लिए उतनी लड़ाई लड़ सकता है जितना सैनिक उसको देश, उसकी गोला बारूद और बंदूक और तोप तमंचा उसको जितना देगा उतना ही सैनिक आगे लड़ाई लड़ सकता है। 2014 से पहले जब जब इस देश के ऊपर आतंकवादियों ने या सीमा पार से कोई हमला हुआ, मुंबई के अंदर जो देश की आर्थिक राजधानी पर एक छोटा सा नन्हा लड़का अजमल कसाब बोट से, नौका से आकर के मुंबई में आकर के और तहस नहस और तांडव मचाने का काम करता है, अनेकों जान चली जाती है। अजमल कसाब को जब
कमांडो पकड़ लेते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी याद है किसी को? उन्होंने कहा था कि अभी हम बात करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, अभी हम इस बात को यूएनओ में लेकर के जाएंगे। एक अजमल कसाब उसको बिरयानी खिलाते रहे कितने दिनों तक, लेकिन उसको भी जन्नत में कहां पहुंचे हैं, उसको पहुंचाने का काम भी आपकी सरकार ने किया, इस देश की सरकार ने। मोदी जी के आने के बाद वो काम हुआ, इतने बिरयानी चलती रही। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद अगर पाकिस्तान से सीमा पार से कोई आतंकवादी भारत के अंदर आकर के किसी ने हमला करने की जरूरत की, तो फिर ये नहीं देखा कि सीमा कोई है कि नहीं है। सीमा पार जाकर के कभी उड़ी के अंदर, कभी बालाकोट के अंदर, कभी हवाई मार्ग से, कभी जमीन मार्ग से हमारी सैनिकों को खुली छूट दे दी कि भारत के ऊपर अगर कोई हमला करे तो उसका जवाब देने के लिए सीमा पर नहीं रुकना है। जहां तक जाना पड़े आकाश में, पताल में ढूंढ करके उनको, देश के दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का काम करना। ये हौसला किसने दिया? मोदी जी ने दिया। अब तो कोई काबुल और कंधार में बैठ करके भी भारत के खिलाफ के षड्यंत्र करने की सोचे तो उसकी पिंडी कांपती है कि दिल्ली के अंदर मोदी बैठा है, अभी हिम्मत नहीं करती उनकी भारत के खिलाफ साजिशें करने की। ये नया भारत है, नए भारत के अंदर एक नया आत्मविश्वास बना है। और जैसा कि संजीव जी ने जिक्र कर दिया, उन योजनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आज भारत के हर गरीब को एक विश्वास है कि आज उसकी तकलीफ में उसका हमदर्द नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश के अंदर दिल्ली में सरकार में बैठा है। आज देश के किसान को विश्वास है कि इस आजादी के बाद पहली बार किसान को एक वर्ग के नाते सम्मान की निधि देने की सोच अगर किसी की है तो आज 12,000 रुपए सालाना पेंशन सम्मान निधि, वो सोच भी मोदी जी ने की है। किसान के नाम पर राजनीति करने वाले किसी आदमी ने कभी किसान की पेंशन की बात नहीं की थी। साथियों, आज अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था सम्मान पेंशन मिलती है, विधवा सम्मान पेंशन मिलती है, दिव्यांग सम्मान पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है? कितनी मिलती है जी? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए सीधे खाते में आवे, 3,000 रुपए सीधे खाते में आवे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था, कभी 100 रुपए पेंशन शुरू करी थी, 100 रुपया पेंशन शुरू करी थी, आज 30 गुना हो गई, 3,000 रुपए हो गई। आने वाले समय में याद रखेंगे लोग, कभी मोदी जी ने 6,000 शुरू करी थी, 12,000 होगी या बढ़ती जाएगी। घटने का काम नहीं है, जो काम शुरू हो गया वो काम हटा नहीं करता, वो बढ़ता जाता है। और ये किसान और कमेरे लोग हैं, ये किसान और कमेरे लोग हैं, इनको जब उंगली पकड़ाओगे तो पहुंचा पकड़ना अपने आप आवे है। जब सर छोटराम एक बार कहा करते थे, मुझे पुरानी बात याद आ गई, बात कहते कहते एक बार सर छोटराम वजीर थे और एक गांव के रास्ते से जा रहे थे और उस वक्त अंग्रेज के शासन के अंदर एक कानून सर छोटराम ने बनाया था कि कच्चे रास्ते हुआ करते थे, बैलगाड़ियां चला करती थी, चौमासे के 4 महीने में बैलगाड़ियां फंस जाया करती थी। तो सर छोटराम ने अंग्रेज के राज में कानून बनाया कि भाई जब चौमासे के 4 महीने में बैलगाड़ी जब चलेगी रास्ते में, एक पहिया वो पक्के रास्ते पर चढ़ा लेगी, एक पहिया कच्चे में रख लेगी। याद है किसने इस बात में? बोला एक पहिया चढ़ा लेगी पक्के पे ताकि गाड़ी नहीं धसे, गाड़ी नहीं फंसे, गाड़ी आगे निकल ले। तो सर छोटराम वजीर के नाते अपनी सरकारी गाड़ी के अंदर जा रहे थे और सामने एक बैलगाड़ी वाला सड़क के बीच चौड़े चमासे में दोनों अपने पहिए चढ़ाकर चलता जा रहा था और ड्राइवर बार बार हॉर्न बजावे और वो अपने बस्ती में चला जा रहा, गाड़ी ने साइड में नहीं हटावे। और सिक्योरिटी वाला उतर के गाड़ी से दौड़ करके, कार से दौड़ उतर के और उस किसान के पास जाकर के उस किसान को कहा कि भाई तू गाड़ी क्यों नहीं हटाता, हॉर्न नहीं सुनता? बोला बेरा को नहीं सुने है। बोला भाई सुने है तो तू हटाता क्यों नहीं? तो बोला भाई कानून बना रखा है। बोला कानून तो एक पहिए का है,
तने पता नहीं बोला पीछे कानून बनानिया बैठा है, सर छोटू राम गाड़ी में बैठे हैं, तो बोला उसने भी बेड़ा है कि बोला एक पहिया का कानून मैं बना दूंगा, दूसरा पहिया ये आप चढ़ा लेंगे। बोला बेड़ा उसने भी है, तो बेड़ा मोदी जी ने भी है। अब 6,000 शुरू कराया था तो 12,000 हो गया, 12,000 से आगे जो कर चौधरी देवलाल की दी हुई पेंशन 100 रुपए से बढ़ के 3,000 होगी, ये आगे बढ़ाने का काम, दूसरा पहिया चढ़ाने का काम आप मिलकर सारे करना है। ये काम आगे जब बढ़ेगा जब हम सब इस सोच के प्रणेता, इस सोच के जो जिन्होंने सोच को शुरुआत की है, उनका समर्थन देते हुए चले जाएंगे। मैं सैनिकों की एक बात कहता हूं कि इंदिरा गांधी जी 1971 की लड़ाई के बाद वो बहुत, उनको कहा गया कि वो बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने देश के सैनिकों ने, जिन्होंने 91,000 पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करा करके कैद कर लिया था, इंदिरा गांधी जी ने देश के सैनिकों को, आज वो स्वर्ग में हैं, उन्होंने देश के सैनिकों के साथ एक अन्याय कर दिया। 1971 की जीत के बाद देश के सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन बंद कर दी। 1973 से लेकर के 2015 तक 42 साल तक देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली। देश के सैनिकों का सम्मान में कोई भी युद्ध का स्मारक नहीं बना। साथियों, 2015 में मोदी जी के आने के बाद 42 साल का अन्याय समाप्त करते हुए देश के सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देते हुए कई लाख करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर जमा करवाने का काम मोदी जी ने किया। इंडिया गेट के ऊपर, इंडिया गेट आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, इंडिया गेट का स्मारक आजादी से पहले शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में था, लेकिन 1947 के बाद भारत ने जितनी लड़ाइयां लड़ी, 1948 का चाहे कश्मीर का भारत पाक का युद्ध था, 62 की चीन की लड़ाई, 65 की भारत पाक की लड़ाई, 71 की भारत पाक की लड़ाई, उसके बाद श्रीलंका की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, कितने आतंकवाद के खिलाफ हमारे सैनिक शहीद हुए। आपको हैरानी होगी, पूरे भारत में कोई भी इस प्रकार से युद्ध का स्मारक एक देश में नहीं बना था। मैं दुनिया के कई देशों में उनके युद्ध के स्मारकों के ऊपर गया हूं। उन देशों में परंपरा है, महान देशों की परंपरा होती है कि अपने सैनिकों को, अपने शहीदों को नहीं भूलते, लेकिन आज एक एक सैनिक का नाम इंडिया गेट के पास एक योद्धा समर स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। जिस सैनिक ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी, उस सैनिक का नाम की पट्टी लगा करके और वहां पर उनका सम्मान करते हुए रोज उनको सल्यूट किया जाता है, सुबह शाम उनको सल्यूट किया जाता है। ये देश में एक नया विश्वास जगाने का काम मोदी जी ने किया। आज दुनिया मोदी जी का लोहा मानती है। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो जाए तो अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी के लोग मोदी जी को फोन करके कहते हैं, मोदी जी जरा इनकी बातचीत करवा दो आपकी तो दोनों से ठीक। इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो जाए तो सारी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है कि भारत ये विश्व बंधुत्व की बात करता है, पूरी दुनिया को एक कुटुंब की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया परिवार की बात करता है। भारत ही दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश दे सकता है। इसलिए मोदी जी से उम्मीद की जाती है कि दुनिया के अंदर इन लड़ाइयों को भी समाप्त करवाने का काम करें। मोदी जी अकेले कुछ नहीं है साथियों, मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। मोदी जी जो है आपके बदौलत है, आपके दी हुई ताकत के कारण है। हमारा सौभाग्य के महापुरुष, एक महापुरुष हमारे काल में जिन्होंने जन्म लिया और हमने साक्षात देखा कि जिन लाखों मंदिरों को तोड़ करके, भारत की संस्कृति पर प्रहार करके, भारत के समाज के ऊपर चोट पहुंचा करके अनेकों ढांचे बनाने का काम हुआ, 550 साल का वो दर्द, वो नासूर, वो जख्म आज जाकर के भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को सौभाग्य मिला कि भगवान राम लला का मंदिर वो राघव रूप में वो अब अयोध्या में विराजमान हुए और आपने, हम सब ने उसको देखा है। नए भारत का नया संकल्प, ये 36 बिरादरी, ये सारा भारत के अंदर कोई भी मजहब को मानने वाला हो, मत को, पंथ को, संप्रदाय को मानने वाला हो, हर भारतवासी, हर भारत मां का बेटा
उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी राजनीतिक तौर पर किसी भी सरकार की होती है, होनी भी चाहिए। और अपने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, यही राजनीति, इसी का माध्यम होना चाहिए। परिवार से पहले अपना समाज और उससे पहले अपना देश, ये संकल्प लेकर के आज मोदी जी का नेतृत्व देश में काम कर रहा है। मोदी जी ने भारत के सामने एक नया संकल्प रखा है कि 1947 की आजादी के 100 साल जब 2047 में पूरे हों, भारत की आजादी के 100 साल जब पूरे हों, तो भारत विकासशील देश नहीं, भारत कमजोर और पिछड़ा देश नहीं, भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए स्याडवा की सरदारी से आज स्याडवा की 36 बिरादरी के सम्मेलन में मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सब संकल्प लें अपने दोनों हाथों को उठा करके, कि जिसने ज्यादा लग रहा हो तो भाई फिर भी काट लो, मुक्कर में तो कोई बात नहीं। दोनों हाथों उठाकर संकल्प लो कि हम अपने भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, अपने भारतवर्ष को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और इन छोटे बच्चों को जब ये जवान हो जाए तो ये पिछड़े देश के नहीं, ये विकसित देश के मालिक बनकर के दुनिया में सर उठा करके खड़े होंगे। इसके भविष्य को लेकर के हमने संकल्प करना है। ये विकसित राष्ट्र की मानदंड क्या है? विकसित राष्ट्र की एक झांकी हमने 26 जनवरी को परेड पर देखी है। 26 जनवरी की परेड में एक विशेष बात देखी है। मैं दुबई के अंदर ये परेड देख रहा था टेलीविजन पे। मैं ईमानदारी से कहता हूं, परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं, धरती पर मेरी माँ है, मेरा भगवान, मेरी माँ को ध्यान रख के कहता हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे वहां देखते हुए, जब मैंने देश के सैनिकों का वो जो परेड देखी और उन परेडों की कमांड करते हुए मैंने वो बहनें और बेटियों को लीड करते हुए परेड में देखा, तो मुझे लगा मेरा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भारतवर्ष को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। देश की आधी आबादी को कमजोर करने का काम किया। 1000 साल की गुलामी में हमें मजबूर कर दिया। हमारी बहन बेटियों को हमें सुरक्षा करने के लिए 1000 साल की गुलामी में उनको सुरक्षा के एहसास के साथ में उनको घरों की 4 दीवारी में बंद रखने को मजबूर कर दिया। आक्रमणकारी और आक्रांताओं से उनकी सुरक्षा करने के लिए घरों की 4 दीवारी में उस मातृशक्ति को मजबूर कर दिया, जो मातृशक्ति इस भारतवर्ष में जब हम नारी तू नारायणी करके पूजा किया करते थे, महिलाओं को देवी के रूप में, धन की देवी हो तो लक्ष्मी जी, शक्ति की देवी हो तो दुर्गा जी, शिक्षा ज्ञान की देवी हो तो मां सरस्वती जी, उनकी पूजा किया करते थे। और ऋषियों के साथ में शास्त्रार्थ करने वाली ऋषिका गार्गी और मैत्रेयी जैसी, मां सीता जैसी विदुषी जिस सनातन समाज में इस भारतवर्ष के इतिहास में हुई हो, रानी लक्ष्मीबाई जैसी तलवार उठा करके देश की आजादी के आंदोलन में जिस देश के अंदर महान वीरांगनाएं रही हो, रानी दुर्गावती और रानी चेन्नम्मा जैसी इस देश में वीरांगनाएं रही हो, इस देश के अंदर हमारी बेटी पहलवान ओलंपिक में जा करके मेडल जीत करके लाती हो, हमारी खिलाड़ी जीत करके लाती हो, हमने अपनी उस आधी आबादी को घरों की 4 दीवारी में रहने को मजबूर कर रखा था। लेकिन जब देश आजाद होकर के अब देश मजबूत हो रहा है, दुनिया के किसी आक्रमणकारी आक्रांता की हिम्मत नहीं हमारे बहन बेटियों की तरफ वो गलत निगाह भी डाल सके। ऐसा समय आ गया है आज 2024 का ये समय कि आने वाला समय माताओं बहनों के समाज में बराबर का नेतृत्व देते हुए नए भारत का निर्माण करने में हमारी बेटियों की भूमिका रहने वाली है। हमारे समाज की परंपरा रही, हमने हमेशा सबका मान सम्मान करने का काम किया है। ऐसा विकसित भारत कल मैं पढ़ रहा था कि विकसित भारत की कल्पना कैसी होनी चाहिए, तो राम राज्य की कल्पना भगवान वाल्मीकि ने बड़े सुंदर 8 श्लोकों में की। मैंने सोचा भाई राम राज्य की कल्पना कैसी होगी, राम राज्य कैसा होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि सोने के बड़े बड़े भवनों की लंका तो रावण ने भी बना ली थी। भगवान वाल्मीकि कहते हैं बड़ी बड़ी भवन बिल्डिंग बना करके, सोने की बिल्डिंगें बना करके राम राज्य नहीं आ सकता।
राम राज आने के लिए समाज के अंदर भूखमरी नहीं होनी चाहिए, समाज में गरीबी नहीं होनी चाहिए, समाज में अभाव नहीं होना चाहिए, समाज में अशिक्षा नहीं होनी चाहिए, समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए, नौजवानों में आलस नहीं होना चाहिए, सबके अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और केवल मनुष्य और मानव में नहीं, सच्चा रामराज तो वो है जब शेर और बकरी भी एक घाट के ऊपर पानी पीने लग जाए, वो सच्चा रामराज है। ये जो साधन संपन्न है, जो कोई बड़ा जमींदार है, वो रात को सोने से पहले अगर उसके घर में अन्न और अनाज के भंडार भरे हो, कोई सेठ व्यापारी हो उसके अंदर अनाज के भंडार बड़े हो, तो भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि रामराज के अंदर वो व्यापारी, वो जमींदार रात को सोने से पहले ये देख करके सोएगा कि इस राम के राज में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ये रामराज है। तो वो राम राज्य की कल्पना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब भारत में रामराज की स्थितियां बनने वाली हैं। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस स्याड़वा गांव की ये माघ के महीने में, आज मेरे ख्याल दूज होगी, तीज होगी, आजकल रात और दिन का नहीं मेरा पूछता है। माँ के दूज और तीज के दिन में आज की इस पावन सभा में मुझे आप सबको देख करके मेरा हौसला आज कई गुना बढ़ गया कि इस हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान में 2024 में एक नया इतिहास रचा जाएगा कि फिर से मोदी जी के नेतृत्व में ये देश राम राज्य की ओर आगे बढ़े और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े। ये इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ था। आपने इतना गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इतनी बड़ी उपस्थिति में एक एक व्यक्ति अपने आप में भगवान कृष्ण का रूप मुझे दिखाई देता है। एक एक व्यक्ति अपने आप में यहाँ मजबूत दिखाई देता है। बड़े मजबूत सामाजिक लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मैं जानता हूं कि एक एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है। मैं आप सभी को हर एक को सिर झुका करके नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। जय हिंद, जय भारत।